हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट विद रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के वे करंट अफेयर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वह इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, यूपी पीसीएस आरओ का हो, लेखपाल का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, यहाँ तक यूपी में कोई भी एग्जाम होगा उससे देखिए क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आइए चलते हैं अपने क्लास पर। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो है समसामयिक घटना सार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक 2026 जो भी हाल ही प्रकाशित हुआ है। और यह करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस आरओ मेंस के लिए, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, यूपीपीसी 2026, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम हो जिसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स या उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें करंट अफेयर जरूर आएगा। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर दिया है कि लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। यह उद्घाटन कौन किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब किया है? तो 25 दिसंबर 2025 को। कब किया है? तो 25 दिसंबर 2025 को। कहां पर? लखनऊ में। और जो लखनऊ में स्थित बसंत कुंज योजना में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन क्यों किया गया है? क्योंकि आजादी के बाद के महान नायकों के आदर्शों विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से सरकार ने इस भव्य परिसर का निर्माण करवाया है। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल यह कुल 65 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? तो 65 एकड़ में फैला हुआ है। और इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान की प्रतीक होंगे। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने का, ताकि भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जाने लो कि हमारे आजादी के बाद से भी बहुत ऐसे नायक हैं जिन्होंने राज्य का, देश के विकास करने में अहम भूमिका निभाया है। ठीक है, इस प्रेरणा स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है जहां राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानकारी दी गई है, उनके बारे में बताया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कौन किया था, कितने एकड़ में बना है, क्यों बना है, इस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है कि कुशीनगर जो अपना जिला है, जो हमारा जिला है, कुशीनगर में यूपी की पहली स्पेस लैब तैयार। कुशीनगर में यूपी की पहली मतलब जिला नहीं, प्रदेश की पहली स्पेस लैब बनकर तैयार है। और यह भी हमारी नगर पालिका यानी कुशीनगर की पड़ौना नगर पालिका 15 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली स्पेस लैब स्थापित कर रही है। यह स्पेस लैब बहुत इंपॉर्टेंट व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से संचालित होगी। तो यह जो पड़ौना नगर पालिका ने 15 लाख की लागत से स्पेस लैब बनाया, यह किसके सहयोग संचालित होगा? तो व्योमिका स्पेस और इसरो के सहयोग से संचालित होगा। नारायणी नदी के जीरो बंधा तट पर अभी कुछ दिन पहले कैनसेट रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता ने छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के जिस सोच को उड़ान दी थी, निकाय स्तरीय स्पेस लैब उसे अब बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये जो स्पेस लैब है वह उन बच्चों के लिए है जो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अपना अनुसंधान करना चाहते हैं या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यह उनके लिए स्पेस लैब बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए पड़ौना नगर पालिका प्रदेश की पहली ऐसी नगर पालिका बनने के निकट है जिसने स्पेस लैब बनाने की कल्पना को साकार किया। और वेरी इंपॉर्टेंट, देवरिया सांसद शशांक मणि की पहल पर पिछले दिनों कुशीनगर में नारायणी नदी के तट पर मॉडल रॉकेटरी
और कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 600 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने खुद बनाए मिनी रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किए थे। तो जो स्पेस लैब है यह उन्हीं युवाओं के लिए है जिन्होंने जिनको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है, चाहे इंटरेस्टिंग है स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इसे नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे भी। और इससे क्वेश्चन पूछेगा कि शाहजहांपुर और भदोही में 2 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी। अपने उत्तर प्रदेश में 2 नए राज्य की और स्थापना की जाएगी, एक किया जाएगा शाहजहांपुर में और एक किया जाएगा भदोही में। तो कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में शाहजहांपुर और भदोही को संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। तो संत रविदास नगर में 2 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। शाहजहांपुर में जो विश्वविद्यालय बन रहा है उसका नाम है स्वामी सुखदेवानंद। क्या नाम है उनका? स्वामी सुखदेवानंद। और संत रविदास नगर में प्रस्तावित काशी नरेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होगा। शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट, क्या नाम है उसका? मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थानों को उच्चीकृत कर स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से लगभग 20.03 एकड़ भूमि और 108.03 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सरकार को सौंपी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार और ट्रस्ट के बीच समझौता 9 सितंबर 2025 को हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि 2 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होने की प्रस्तावित है? तो है शाहजहांपुर और भदोही। भदोही को ही संत रविदास नगर भी कहा जाता है, तो आप लोग इसको भी नोट करते रहिएगा, ठीक है। फिर कहा है कि यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी। 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी। और 22 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र जिसको SCR कहा जाता है कि तर्ज पर काशी विंध्य क्षेत्र को KVR कहा जाएगा, का गठन करने का निर्णय लिया है। इसमें वाराणसी और विंध्याचल मंडल के कुल 7 जिलों को शामिल किया जाएगा। कितने जिलों को? कुल 7 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल होंगे। सभी संबंधित जिलों को एक आर्थिक गतिविधियों के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। और KVR का मतलब होता है काशी विंध्य क्षेत्र के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों का विकास में तेजी आएगी। इसके गठन के बाद काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में गुणवत्तापूर्ण नागरिकों को सुविधाएं दी जाएंगी। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा? क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और सुनियोजित विकास के साथ रोजगार का रास्ता खुलेगा। काशी विंध्य क्षेत्र की मौजूदा आबादी 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और इसके विकास से सरकार पर कोई भार नहीं आएगा, ठीक है। फिर कहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इसको आप नोट कर लीजिएगा कि काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का दायरा 23,815 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वाराणसी का क्षेत्रफल 1,535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर का 4,038 वर्ग किलोमीटर, चंदौली का 2,541 वर्ग किलोमीटर, गाजीपुर का 3,337 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर का 4,521 वर्ग किलोमीटर, भदोही का 1,015 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र का 6,788 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। फिर प्रश्न पूछेगा कि इन 7 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है।
जबकि सबसे कम किसका है क्षेत्रफल, चंदौली का है। नीति आयोग ने काशी और विंध्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए हैं और प्रस्ताव के अनुसार केवीआर की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और साथ ही वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप इसको नोट कर लीजिएगा कि एससीआर की तर्ज पर अब केवीआर भी बनेगा और केवीआर में 2 मंडल शामिल है, वाराणसी मंडल और विंध्याचल मंडल के कुल 7 जिले शामिल हैं। उन जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल सोनभद्र का है और सबसे कम क्षेत्रफल चंदौली का है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं। और ये भी याद कर लीजिएगा कि इस प्रस्ताव में जो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे वह स्वयं मुख्यमंत्री जी होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगर, तो कहा है कि वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन, वाराणसी में देश की पहली वाटर टैक्सी का संचालन, वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन 11 दिसंबर 2025 से गंगा में शुरू किया गया और केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट के लिए वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई और साथ ही वाटर टैक्सी पर सवार होकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक की यात्रा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनस वाराणसी में बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब वाराणसी में इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनस बनाए जाएंगे। इस स्वदेशी हाइड्रोजन पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे कि जो अभी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन किया गया है ये किस शिपयार्ड से बनाया गया था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ था। 24 मीटर लंबे इस कैटामरान में 50 यात्री बैठ सकते हैं। 7 से 9 समुद्री मील की गति से यह 8 घंटे तक हाइड्रोजन ईंधन से चल सकता है। यह जलयान गंगा के घाटों पर पर्यटकों के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन की राह खोलेगा। इससे पर्यटन क्षेत्र में विकास होगा और हमारे राज्य का भी विकास होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखेंगे अगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते रहिएगा कि लखनऊ में गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल। आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा कि भारत का पहला शहर जो यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ, गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ। तो ये पहला जो शहर पूछेगा आपसे तो पहला शहर है हैदराबाद। कौन सा है, हैदराबाद। तो भारत का पहला जो शहर है जो गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होते हैं यूनेस्को के, वो है हैदराबाद। अगर दूसरा पूछेगा कि दूसरा बताइए तो दूसरा है अपना लखनऊ। और लखनऊ को क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर। क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर। ये सब आप नोट करते रहिए कि भारत का पहला शहर जो यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ था हैदराबाद। दूसरा पूछेगा तो लखनऊ, और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला शहर है जो गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। ठीक है, ये सब याद करते रहिएगा आप लोग। फिर कहा है कि लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो लजीज जायकेदार खान पान, पाक कला से देशी विदेशी मेहमानों को आकर्षित करने वाला नवाबों का शहर लखनऊ विश्व के 58 शहरों में शामिल हो गया जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा 31 अक्टूबर 2025 को की। 31 अक्टूबर 2025 को की। ठीक है, फिर देखिए, फिर कहा है कि यूनेस्को का यह सिटीज नेटवर्क 8 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है जिसमें शिल्प, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला सहित साहित्य, मीडिया कला, संगीत, वास्तुकला शामिल है। आर्किटेक्चर को इसी वर्ष 2025 में भी नोट कर लीजिएगा, आर्किटेक्चर को इसी वर्ष 2025 में ही 8वीं श्रेणी के रूप में इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के नए शामिल किए गए शहर लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है। किस श्रेणी में, गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया है। इस बार 58 शहरों को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने का निर्णय समरकंद में, कहा किया गया था, समरकंद में 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। इन्हें मिलाकर वैश्विक नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या कितनी हो गई, 408 हो गई, जो 100 से अधिक देशों में स्थित है। 100 से अधिक देशों में स्थित है। कितने शहर, 408।
लखनऊ को शामिल किए जाने के पश्चात यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत की शहरों की संख्या कितनी हो गई? 9। भारत की कुल कितने शहरों की संख्या हो गई? 9। ठीक है, ये सब आप नोट करते रहिएगा। आज जो 9 शहर कौन कौन से हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले जो शामिल 8 अन्य भारतीय राज्य थे, तो एक था जयपुर, जयपुर के बाद आ गया वाराणसी, वाराणसी के बाद से चेन्नई, चेन्नई के बाद से हैदराबाद, हैदराबाद से मुंबई, मुंबई के बाद श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद से ग्वालियर, और एक आया था कोझीकोड। क्या नाम था उसका? कोझीकोड। जयपुर को 2015 में शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में, वाराणसी को संगीत श्रेणी में 2015 में, चेन्नई को 2017 में संगीत श्रेणी में, हैदराबाद को 2019 में गैस्ट्रोनॉमी में, और मुंबई को 2019 में फिल्म श्रेणी में, श्रीनगर को 2021 में शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में, तथा ग्वालियर को 2023 में संगीत श्रेणी में, कोझीकोड को 2023 में साहित्य श्रेणी में रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया था। ठीक है, तो गैस्ट्रोनॉमी पूछेगा भारत का पहला हैदराबाद, और दूसरा पूछेगा तो लखनऊ, और उत्तर प्रदेश का पहला शहर जो गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल है तो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और फिर आते हैं हम लोग गोरखपुर। देखिए, गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी। गोरखपुर में देश के पहले रिवर सेल के गठन को मंजूरी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसको NMCG से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश गोरखपुर में रिवर सेल का गठन दिसंबर 2025 में लिया गया है। कब? दिसंबर 2025 में लिया गया है। यह पहल गोरखपुर के समग्र विकास को नई दिशा देने के साथ ही नदियों के संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रिवर सेल का उद्देश्य ऐसा विकास मॉडल तैयार करना है जिससे बाढ़ के दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। ठीक है, आप देखते होंगे बाढ़ जब आता है तो बहुत जन धन की हानि होती है, उसको बचा। और खर्च 90% जो है वह NMCG और 10% नगर निगम देगा। रिवर सेल अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल के साथ मिलकर काम करेगा, और इसका काम जल स्रोतों को जीवित करना भी है। इसमें 2 विशेषज्ञ केंद्र से आएंगे जिनके साथ नगर निगम की टीम मिलकर काम करेगी। रिवर सेल के अंतर्गत निर्माण कार्यों में विशेष डिजाइन अपनाई जाएगी जिससे जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। नदी के किनारे ऐसे ढांचे विकसित किए जाएंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हों, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करें। और गोरखपुर में प्रस्तावित यह रिवर सेल भविष्य में अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बनेगा। इससे नदी संरक्षण और शहरी विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि कल्याण सिंह नगर प्रदेश का 76वां जिला घोषित। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो 29 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की याद में राज्य का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनाने की घोषणा की है। और यह जो जिला है अलीगढ़ के अतरौली गंगीरी तहसील तथा बुलंदशहर जिले की डिवाई तहसील को मिलाकर यह जिला बनाया जाएगा। जिले के गठन का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और कल्याण सिंह जी के योगदान को सम्मान करना है। स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार 1991 से 92 में जब बाबरी मस्जिद का बवाल हुआ था तब, और एक 1997 से 99 में रहे। अतरौली उनका जन्म स्थान और निर्वाचन क्षेत्र था। जिला किसे कहते हैं? जिला प्रशासनिक इकाई होती है, इससे स्थानीय प्रशासनिक कार्य अधिक प्रभावित, त्वरित और लोगों के निकट होते हैं। और छोटे जिलों से बेहतर सेवा वितरण और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन आसान होता है। जिला जितना बड़ा होगा उतनी ही समस्याएं होती है प्रशासनिक रूप से। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था। कब किया गया था? 15 से 23 नवंबर 2025 को। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री BL वर्मा ने किया था। और 18 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग शिल्पियों, कलाकारों, उद्यमियों ने अपने उत्पाद एवं कौशल का प्रदर्शन किया।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में ऐसी पहल दिव्य कला मेले का आयोजन पहले दिव्यांगजन सशक्ति दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में ऐसे पहले दिव्य कला मेले का आयोजन 2 से 6 दिसंबर 2022 को दिल्ली में हुआ था और इस बार कहाँ हुआ है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। इसमें क्या है, जितने भी लोग हैं उनके रोजगार के बारे में बात किया जाएगा। फिर कहा है कि भारत का पहला वन्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है? गोरखपुर में। कहाँ स्थापित हो रहा है? गोरखपुर में। तो भारत सरकार ने पहले वन्य विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना दिसंबर 2025 में मंजूरी दी है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। यह पहल वानिकी, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह परियोजना जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर बढ़ते राष्ट्रीय फोकस को दर्शाती है। गोरखपुर में प्रस्तावित वन विश्वविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 125 एकड़ में होगा, जो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के निकट होगा। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट होगा। इसके लिए प्रारंभिक जो बजट है वह 50 करोड़ राज्य बजट से किया गया है। इस विश्वविद्यालय में प्रस्तावित सुविधाओं में शैक्षणिक भवन और शोध प्रयोगशालाएं लगभग 500 छात्रों के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने लोगों के छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगा, तो लगभग 500 छात्रों के लिए छात्रावास, अलग अलग आवास, सभागार, खेल सुविधाएं और फैकल्टी आवास शामिल है। विश्वविद्यालय में जिन क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे उसमें शामिल है वानिकी एवं कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, बागवानी, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, जलवायु अध्ययन एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों से प्रायोगिक शिक्षा, फील्ड रिसर्च और प्रत्यक्ष संरक्षण पर कार्य पर विशेष बल दिया जाएगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बचाया जा सके। ठीक है, और कहा है कि विश्वविद्यालय का स्थापित किए जाने का उद्देश्य है विभागों का संरक्षण, एजेंसियों का संरक्षण। इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, आप इतना बस याद कर लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो रहा है, बस इतना पढ़ लीजिए 125 एकड़ में। ठीक है, नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा है भारत ने इलेक्ट्रॉनिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते मोबाइल उपकरणों के लिए अपनी पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। फैक्ट्री नोएडा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। कौन किया था? अश्विनी वैष्णव ने किया था। यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्निंग इंकॉर्पोरेटेड अमेरिका की साझेदारी से स्थापित किया गया है। यह बनने वाला टेम्पर्ड ग्लास इंजीनियर बाइट कॉमिंग प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत तैयार और भारतीय वैश्विक बाजारों में आपूर्ति करेगा। टेम्पर्ड ग्लास जो स्मार्टफोन का एक आवश्यक घटक है, अब तक अधिकतर आयात किया जाता था। बताइए, हमारे भारत देश में टेम्पर्ड ग्लास भी बाहर से मंगाते थे और अब अपने उत्तर प्रदेश में इस कंपनी को स्थापना किया गया है। इस नई इकाई के साथ भारत का लक्ष्य है कि मोबाइल उपकरणों का हर हिस्सा, चिप से टेम्पर्ड ग्लास और सर्वर कंपोनेंट यही देश में निर्मित हो। ये बहुत अच्छा पहल है, जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, फिर कहा है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण विनिर्माण नीति। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति 2025 को कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दिया है। 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दिया है। 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दिया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असेंबलिंग सेंटर तक सीमित नहीं करना, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के गढ़ के रूप में विकसित करना है। नीति के तहत प्रस्तावित प्रोत्साहनों और रियायतों की अवधि में करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है। इससे बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नीति के तहत पहले चरण में 11 महंगे कंपोनेंट बनाने पर फोकस होगा। इनका प्रयोग टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित अन्य उत्पादों में होता है और अब इन्हें अब इन्हें
इनमें प्रमुख रूप से डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मिडिल, कैमरा मिडिल, इनमें प्रमुख रूप से डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मिडिल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट, बैटरी सेल, 10,000 mAh तक, पॉलीकार्बोनेट से बनने वाले कवर, इनक्लोजर और उन्हें बनाने वाली मशीनरी आदि प्रमुख हैं। यह नीति 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्षों तक लागू रहेगी। इंपॉर्टेंट है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शासन स्तर पर गठित कार्यान्वयन इकाई और राज्य स्तरीय समिति की देखरेख में नोडल संस्था निभाएगी। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कब से कब तक रहेगा? तो 1 अप्रैल 2025 से 6 वर्षों तक रहेगा। कितने वर्षों तक रहेगा? 6 वर्षों तक रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति की मंजूरी कब दिया गया? 2025 में। उद्यमियों को चुनौतियों को कम करके निर्यात बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की है। नई नीति में डिजिटल तकनीक, बुनियादी विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण, बीमा, बाजार विस्तार और प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। नीति का लक्ष्य है कि 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि कर $50 अरब करना है। इस मद में 882 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस निर्यात प्रोत्साहन नीति वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगा। कब तक रहेगा? 2030 तक प्रभावी रहेगा। कब तक रहेगा? याद कर लीजिए, 2030 तक, ठीक है। फिर कहा कि देश में पहली बार बनारस में रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगेगा, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि देश में पहली बार बनारस में रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगेगा। देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना में रेलवे ट्रैक के बीचों सोलर पैनल लगाए गए हैं और पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस पैनल से रोजाना 67 यूनिट बिजली पैदा हो सकेगी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सोलर पैनल की शुरुआत की थी। किसका? सोलर पैनल की शुरुआत की थी। फिर कहा कि इसमें ट्रेन गुजरने से उत्पन्न कंपन को कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया है। अब पैनल को धूल और मलबे से मुक्त रखने के लिए आसान सफाई व्यवस्था की गई है। पटरियों के रखरखाव के लिए 4 एस एलन बोल्ट के जरिए पैनलों को जल्दी हटाया जा सकता है। रेल अधिकारियों के अनुसार भारतीय रेलवे के 1.2 लाख किलोमीटर ट्रैक नेटवर्क में यार्ड लाइनों का उपयोग कर भविष्य में इस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाया जा सकता है। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि मुख्यमंत्री ने सदन में विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रस्ताव पेश किया है और विधानमंडल के दोनों सदनों में करीब 27 घंटे की कार्यवाही का समापन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर विस्तार से प्रकाश डाला। 2047 तक प्रदेश के विकास का खाका 3 थीम और 12 सेक्टर में काम के आधार पर तैयार होगा। इसके बाद इसे सदन में फिर रखकर क्षेत्रवार चर्चा होगी। इसमें 2047 तक प्रति व्यक्ति आयु 26 लाख वार्षिक करने का संकल्प है, ठीक है। सॉरी, आयु नहीं, आय होना चाहिए था, ठीक है। 26 लाख वार्षिक करने का संकल्प है। और 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप सदन में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज फिलहाल एक प्रस्ताव है। इसमें 500 विशेषज्ञों सहित हर व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। वर्ष 2030 तक प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और अगले 5 वर्षों में विकास की जो दर है वह 14 से 15% से बढ़ाकर 20% पहुंचाने का इसमें लक्ष्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का विकास
के बारे में योजनाएं बनाई गई हैं जो 2047 तक क्रियान्वयन होगा। ठीक है, और कहा है कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को कितना अरब, 300 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को 10 से 60 ही खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप तैयार बनाना होगा। और राज्य की जीडीपी योगदान 9.3%, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि जीडीपी योगदान 9.3% से बढ़ाकर कम से कम जनसंख्या अनुपात के 16% के बराबर करना होगा। और प्रस्ताव अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति थीम पर आधारित होगा। इसमें ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट को आधार बनाते हुए 12 प्रमुख सेक्टर होंगे। और मुख्यमंत्री के अनुसार विजन डॉक्यूमेंट पर आम आदमी भी सुझाव दे सकेंगे। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिस पर लोग सुझाव दे सकेंगे। उपयोगी सुझावों को जिला व प्रदेश स्तर पर चयनित कर पुरस्कृत किया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो यूपी करंट अफेयर से संबंधित है, और जितने भी एग्जाम है उनमें पूछे जाने की संभावना है। और हमारी क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।